हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस, और इस जीएस के सेशन में आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज मैं जो अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, आप उसे अपने स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो बस आप अपने कान में हेडफोन को आप लगाए रखें और उन क्वेश्चनों के माध्यम से मेरा आप ओरल एनालिसिस ज़रूर देखें। मैं कुछ लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। ऑप्शन ये है उनका, अर्थात कि बुद्ध का दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। ऑप्शन सी है उनके धार्मिक आदेश हैं। और ऑप्शन डी है दोस्तों बौद्ध अनुष्ठान। तो दोस्तों, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुरंत ही आपको बताऊंगा इसके पूरा डिटेल गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगर दोस्तों मैं बात करूं इनके विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई, किनके साथ हुई, तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई। इनका दोस्तों एक पुत्र था, इनका पुत्र का नाम राहुल था। अगर मैं बात करूं इनके बचपन का नाम, अर्थात गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था। क्या? सुधोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। दोस्तों, इसके गुरु के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन? अलार कलाम थे। अगर मैं बात करूं इनके द्वितीय गुरु के बारे में, तो इनके जो द्वितीय गुरु थे उनका नाम था रुद्र करामपुत। कौन? रुद्र करामपुत था। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिए थे। जो पहली बार वहाँ पे उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। तो जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ के ऋषि पत्तनम में अपना पहला उपदेश दिए थे, तो उनका पहला उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म में एक आता है क्वेश्चन महाभिनिष्क्रमण से, ठीक है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना ग्रह को त्याग दिए, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता दूं कि इसमें और बौद्ध धर्म से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक, ठीक है, कि त्रिपिटक क्या है और त्रिपिटक का संबंध कौन सा धर्म से है। तो दोस्तों, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से ही है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए इसे 3 पिटक में बांट दिया गया, ठीक है। उन्हें 3 पिटक कहा जाता है। कौन कौन से पिटक हैं? एक है दोस्तों विनय पिटक, एक है दोस्तों सूत पिटक, और एक है अभिधम पिटक है, ठीक है। अब इसमें किसमें क्या क्या चीज़ का उल्लेख किया गया? अगर मैं दोस्तों बात करूं विनय पिटक, तो दोस्तों विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं सूत पिटक में, तो दोस्तों सूत पिटक में गौतम बुद्ध के वचन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं अभिधम पिटक में, तो उनके दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और मैं इस बौद्ध धर्म को आपके मतलब इस वीडियो में 2 मिनट के अंदर मैं उसे पूरा डिटेल रखा और जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों, संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगर मैं दोस्तों भाग के बारे में बात करूं कि कौन सा भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो भाग 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। दोस्तों, अगर संविधान में संशोधन करना है तो कहाँ पे होगा? क्या लोकसभा में होगा? क्या सिर्फ राज्यसभा में होगा?
कि दोनों में होगा। तो दोस्तों अगर संविधान से संबंधित जो अगर कि संविधान संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो विधेयक होगा वो कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, कहीं भी, मतलब या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, कहीं भी। इसका कोई नहीं है कि ये सिर्फ लोकसभा में होना चाहिए या तो सिर्फ राज्यसभा में ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी एक सदन में होगा। ठीक है, कहीं भी। पहले आप इसका राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं या तो लोकसभा में भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। दोस्तों अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया होगा, क्या है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी है वी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी है एच मुखर्जी और ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब पहली बार भारत में संविधान सभा की बैठक हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो उस समय संविधान सभा में उपस्थित लोगों में से सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों उस समय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही एक दिन के लिए अस्थायी तौर पर इसे अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग होने के नाते उन्हें पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार उसी सदन में, मतलब ये मेरा सदन के कहने का मतलब है कि उसी बैठक में उपसभापति को चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने फ्रैंक एंथोनी जी को चुना उपसभापति अस्थायी तौर पर। ठीक है, किन्हें, फ्रैंक एंथोनी जी को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसी में बात करूं कि अस्थायी उपसभापति किसे चुना गया, ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा एच मुखर्जी। ठीक है, मैं आपको एक बार और मैं बता देता हूं, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस बैठक में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी बुजुर्ग को देखते हुए और सभा में सबसे मतलब ये वरिष्ठ होते हुए उन्हें बना दिया गया, इसे संविधान सभा की बैठक का पहला अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा पहला अस्थायी उपसभापति के रूप में फ्रैंक एंथोनी जी को चुना गया। ठीक है, फिर बाद में अस्थायी उपसभापति के रूप में एच मुखर्जी को चुन लिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय का स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। आप इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए दोस्तों, मैं जो भी कर रहा हूँ आप इसका एक एक बात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है। टेलीकॉम के क्षेत्र में, ठीक है, तो दोस्तों ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप इसे जल्दबाजी में ये इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको इसमें से होशियारी दिखानी है वहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों भीम एक लेन देन का एक माध्यम है। ठीक है, वित्तीय लेन देन का एक, यानी कि ये ऑनलाइन माध्यम जैसे फ़ोन पे गूगल पे होता है उसी तरह से। तो दोस्तों भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेल वायर है। ठीक है, तो रेल वायर क्या है, आप सभी को पता होगा, एक रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप किन्हीं स्टेशन में जाते होंगे तो अगर आपको उस स्टेशन में मुफ्त वाईफाई का सेवा अगर उपलब्ध होता होगा या तो आपने अगर उसका फ़ायदा अगर उठाया होगा तो दोस्तों वही है रेल वायर। ठीक है, आप अपना जब वाईफाई को ऑन करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन में रेल वायर का एक आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक आपको रेल वायर का दिखाई देगा वेबसाइट। आप उसी वेबसाइट पे जाके आप अपने वाईफाई को मुफ्त में चला सकते हैं, आप अपने इंटरनेट को मुफ्त में चला सकते हैं उस वाईफाई के माध्यम से। तो ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन, ठीक है,
तो दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पंखा ऑन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पंखा को ऑन करूँगा तो वीडियो में साउंड बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? औरंग तो दोस्तों भारत में औरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, प्राकृतिक, ठीक है, कृत्रिम नहीं, तो दोस्तों उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको उसमें से छटना नहीं है, आपको उसमें टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, लगभग 80 डेसिबल, लगभग 120 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल, लगभग 180 डेसिबल। तो दोस्तों जो शोर का जो स्तर होता है, अगर मैं बात करूं साधारण बातचीत कि साधारण बातचीत कितना डेसिबल में किया जाता है, जैसे अगर मैं किसी दोस्त के साथ में बात कर रहा हूं तो दोस्तों 60 डेसिबल तक जो है वो साधारण बातचीत किया जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि फुसफुसाहट के, जैसे किसी को कान में बोलना होता है चुपके से, बिना किसी दूसरे को सुने हुए, ठीक है, बिना किसी तीसरे के सुने हुए, तो दोस्तों 30 से 35 डेसिबल में हम लोग फुसफुसाहट की जो आवाज़ है उसे हम लोग डालते हैं, ठीक है, बोलते हैं। अगर जो 130 जो डेसिबल की जो ध्वनि होती है दोस्तों, वो हमारे कान को क्षति पहुंचा सकता है, वह हमारे कान दर्द कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 130 डेसिबल। अगर मैं बात करूं आर्केस्ट्रा कितना डेसिबल में होता है, तो दोस्तों आर्केस्ट्रा 100 डेसिबल में होता है, ठीक है, जो हमारे कान के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए सोचिए, जैसे मछली हो गया, घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन, घुली हुई कैल्शियम। दोस्तों आप सभी को पता है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। H2O यानी कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु से जल का निर्माण होता है। तो हमारे जल में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे जो जलीय जीव हैं उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी जीव को ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या वो जीव अच्छा फील कर पाएगा? क्या वो जीव बच पाएगा? नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो क्षमता की मापने के लिए, चाहे तो किसी भी जलीय जीव की सेहत को मापने के लिए हमें दोस्तों ज्ञात करना पड़ेगा उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? ओजोन परत का ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी विस्फोट। क्या ओजोन परत का ज्वालामुखी विस्फोट से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। विमानन ईंधन? बिल्कुल नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन? यस, CFC। तो दोस्तों जो CFC है उससे हमारा ओजोन परत का क्षय होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों CFC कहाँ से निकलता है, मेरा CFC का कहने का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है, यही सब सारे घरेलू चीज़ें से निकलती है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ें से हमारे जो ओजोन परत है उससे कि ये उसका जो क्षय हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। दोस्तों एग्जाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा ओजोन से है, ओजोन के समझौता से है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों कि वर्ष 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों KM मुंशी, ठीक है। क्या? KM मुंशी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन महोत्सव का मतलब क्या होता है? तो जंगलों में पेड़ों का संरक्षण, ठीक है। और इसे कब शुरू किया गया था? 1950 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो KM मुंशी के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब इस दिवस के मनाने की शुरुआत कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 2010 में किया गया था, ठीक है। आप इसे भी याद जरूर कीजिएगा।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाघ से ही रिलेटेड है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया था। कब? वर्ष 1973 में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, और इसके मनाने की प्रथा शुरुआत हुआ था 2010 से। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।